दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिछले कुछ माह से कुछ आंदोलनकारी अनशनकारी लोगों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि धूमिल हुई है उस बारे में आज हम बात करेंगे। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तानाशाही व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए युवा पीढ़ी की जिम्मेदारियों के बारे में, और आज हम बात करेंगे अतीत के बारे में, उस अतीत के बारे में जहां हिंदुस्तान को सर्वोपरि माना गया था, हिंदुस्तान की लाज, हिंदुस्तान की गरिमा को सर्वोपरि माना गया था और एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की एक अच्छी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई थी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार उन दिनों को याद करिए जब आप स्कूलों में पढ़ा करते थे और गाने सुनने को मिला करते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये आपने सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, या सुना होगा ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, या और भी बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे, गाने आपने सुने होंगे। क्या लगता है आपको कि वास्तव में यही हकीकत थी जो आपने उन गानों में सुना? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मेरा देश सिर्फ वीर जवानों का ही देश था, लेकिन हमने उस संगीत के माध्यम से वीर जवानों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। हमने उस संगीत के माध्यम से हिंदुस्तान की गरिमा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और उभारने का प्रयास किया। हमने हिंदुस्तान की तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बनाने की कोशिश की। जब हमने कहा मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, हमने इस देश के किसानों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमने उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश की। हमने उन लोगों को जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते हैं, उन लोगों को बताया कि ये जो अन्न है ये हमारे देश के लिए सोना और हीरे और मोती की तरह है। हमने उनका मान बढ़ाया। इस तरह से हर जगह पे हमने एक कल्पना की, देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बेहतर नहीं सर्वश्रेष्ठ बनाने की कल्पना की। उसी का परिणाम था कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान अपनी वजह से जाना जाता है। हिंदुस्तान किसी की कॉपी नहीं करता, हिंदुस्तान किसी की तरह नहीं है। हिंदुस्तान एक शक्ति है जो खुद बनी है, और वो भी बहुत कम समय में। सन 47 में हमें आज़ादी मिली और आज हम 2011 में चल रहे हैं। इतने कम समय में हिंदुस्तान को विश्व स्तर पे जो जगह मिली है, उसके पीछे वो सारी परिकल्पनाएं भी हैं जिन्होंने देश को एक अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश की, जिन्होंने देश को एक अच्छे वजूद के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज कुछ कथित अनशन या आंदोलनकारी लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान भ्रष्टाचारियों का देश है, हिंदुस्तान में सिर्फ भ्रष्टाचार होता है, यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ बेईमान हैं, यहाँ के राजनीतिक दल चोर हैं और एक दूसरे से बढ़कर हैं। इस तरह की छवि जो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को एक बार अतीत में जाकर देखना चाहिए कि ये देश, इस देश की गरिमा, इस देश की संप्रभुता, इस देश की लाज आज नहीं बनी है। हमें बरसों लगे हैं इस देश को इस स्तर पर पहुंचाने में, और आप अपनी एक नासमझी की वजह से, अपनी एक हट की वजह से, अपनी एक जिद की वजह से, अपने एक अदूरदर्शी निर्णय की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को कहां से कहां ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, कभी भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा। कभी यह भी नहीं रहा कि भारत में विश्व का सबसे अधिक सोना रहा हो, और कभी यह भी नहीं रहा कि भारत में सोना सबसे सस्ता रहा हो। लेकिन वो कल्पना जिसने भारत को सोने की चिड़िया कहा था, उसने बताने की कोशिश की थी कि हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक व्यक्ति इस सोने की चिड़िया का अंश है, इस सोने की चिड़िया पे रहता है, इस सोने की चिड़िया पे जीवन यापन करता है। उसके स्तर को कितना श्रेष्ठ बताने की कोशिश की थी। मैं इन आंदोलनकारियों से, इन अनशनकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की कहीं जगह नहीं है। भ्रष्टाचार कभी स्वीकार योग्य नहीं है। भ्रष्टाचार की कोई तारीफ नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार कोई नहीं चाहता, भ्रष्टाचार किसी के जीवन में उजाला नहीं ला सकता, भ्रष्टाचार कहीं विकास नहीं कर सकता। ये सारी चीजें हकीकत है। ये वो चीजें हैं जो आप पहली बार नहीं कह रहे हैं। ये चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदियों से कहती चली आई गई हैं, और हर कोई इन चीजों को मानने को तैयार है। हर व्यक्ति इन चीजों को स्वीकार करता है कि भ्रष्टाचार एक दंश है, भ्रष्टाचार एक कलंक है, भ्रष्टाचार एक जहर है। लेकिन साथ साथ लोग इस तरह के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वास्तविकता में जिस तरह के सुधार की आवश्यकता है उनकी बात करते हैं।
इस तरह के भ्रष्टाचार किस तरह से समाप्त हो सकते हैं वो बातें करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि सरकार ये नहीं करेगी तो हम अनशन करेंगे, सरकार वो नहीं करेगी तो हम अनशन करेंगे, सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम अनशन करेंगे, सरकार वैसा नहीं करेगी तो हम अनशन करेंगे। ये धमकी है, ये अनशन नहीं है आपका, ये धमकियां हैं, ये सरकार को देने वाली धमकी है। ठीक वैसी धमकी है कि हम किसी का अपहरण कर लें हवाई जहाज में और फिर बाद में कहें कि सरकार ये करे वरना हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, और सरकार उन लोगों की जान बचाने के लिए वो करने के लिए मजबूर हो जाती है। वैसी ही धमकी है कि सरकार ये करे वरना हम फिर लाल किले में आंदोलन करेंगे, फिर हम रामलीला मैदान में आंदोलन करेंगे, फिर हम इंडिया गेट में आंदोलन करेंगे। सरकार को समझने की कोशिश करिए, समझिए कि भ्रष्टाचार वास्तव में जहर है, हम सब मानते हैं, लेकिन आप जो सिद्धांत, आप जो कानून की बात कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार नहीं खत्म करने वाला। और जिस कानून से, जिस सिद्धांत से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला, उस कानून के लिए आप देश की आम जनता को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। देश का आम आदमी ये नहीं जानता जन लोकपाल क्या है, देश का आम आदमी ये नहीं जानता जन लोकपाल के आने से क्या मूलचूल परिवर्तन होंगे, लेकिन आपने उसके हृदय में एक ऐसी परिकल्पना पैदा कर दी है कि जिस दिन जन लोकपाल आ जाएगा उसके दूसरे दिन सुबह से ही जब कार्यालय खुलेंगे, सरकारी दफ्तर खुलेंगे, तो बिल्कुल राम राज आ चुका होगा। कोई किसी से पैसा नहीं मांगेगा, किसी के कार्य में कोई विलंब नहीं होगा, कोई रिश्वत की बात नहीं करेगा, कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी के कार्य को लेट करने के लिए किसी अनावश्यक चीज की मांग नहीं करेगा। आप लोगों के जहन में इस तरह की भावना भरने का प्रयास कर रहे हैं जो कि सरासर झूठ है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जन लोकपाल के आने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ये आप सब जानते हैं। देश का अधिकतर नौजवान भी जानता है, देश का नागरिक भी जानता है इस चीज को, लेकिन जिस तरह से आप आंदोलन करते हैं, जिस तरह से आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, तो आदमी भ्रमित होता है और भ्रमित हो रहा है आदमी। मैं कहता हूं यदि आपको वास्तव में कोई मूलतूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, आपको लगता है कि इस तरह के कुछ सिद्धांत सरकार यदि अमल में लाए, इस तरह के कोई कानून को सरकार अमल में लाए, तो वास्तव में भ्रष्टाचार इससे मिटेगा या भ्रष्टाचार में कमी आएगी, तो एक अच्छे तरीके से, एक मर्यादित तरीके से सरकार के साथ वार्ता करिए, बातचीत करिए, कुछ बातें सरकार की सुनिए, कुछ बातें अपनी सरकार के सामने रखिए और एक ऐसी स्थिति पे आइए जहां दोनों पक्षों में आम सहमति बन सके। आप जाते हैं बात करने के लिए, आप सरकार के पास आप लोग जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन आप आम सहमति नहीं बनाने जाते हैं, आप अपनी बातें मनवाने जाते हैं। आपने जो तय कर रखा है, आप चाहते हैं कि ये सारी बातें मान ली जाए तो हम अपना अनशन खत्म कर देंगे, और यदि बातें मान ली जाती है तो फिर आप दूसरी बातें लेकर आ जाते हैं। जब दूसरी बातों के बारे में कुछ कहा जाता है तो आप कहते हैं कि ठीक है, अगले चुनाव में हम एक एक जगह पे जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे, एक एक शहर में जाएंगे और बताएंगे कि आप इन्हें वोट मत दो। अरे वाह, आप इन्हें वोट ना दो, किन्हें वोट दो? और जिन्हें वोट दो, क्या वो दूध के धुले हैं या उन्हें नैतिकता का प्रमाण पत्र आप देने आए हैं? इस तरह की आप आधी अधूरी सोच को लेकर के हिंदुस्तान में मूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कतई संभव नहीं है। गलती आपकी नहीं है, गलती इस देश के उस आम आदमी की है जो जल्दी दिग्भ्रमित हो जाता है, जो जल्दी भावनाओं के आवेश में बह जाता है, जो जल्दी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने चल पड़ता है और ये भूल जाता है कि हम ये जो गालियां आज हमारे देश में हमारी सरकार को दे रहे हैं, हमारे लोकतंत्र को दे रहे हैं, हमारी संसद के खिलाफ रामलीला मैदान में हम अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, इससे केवल भारत के उन लोगों के बीच में ये बातें नहीं हो रही है जो रामलीला मैदान के अनशन में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बातें जा रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में ये बातें सर्व प्राथमिकता के साथ छापी जा रही हैं कि वो हिंदुस्तान जो कभी वीर जवानों का देश हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था, अलबेलों का, मस्तानों का देश हुआ करता था, आज चोरों का देश है, भ्रष्टाचारियों का देश है। आप हिंदुस्तान की मान को, हिंदुस्तान के मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हानि पहुंचा रहे हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है कि आप सबसे पहले देश को सर्वोपरि माने, देश की लाज, देश की मर्यादा, देश की इज्जत, इसको बचाने को सर्वोपरि माने, उसके बाद आप आगे कदम बढ़ाएं। आपका जन लोकपाल आ जाएगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि धूमिल हुई है उसे शायद आप कभी वापस नहीं कर पाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें, कई जगह पे जन आंदोलन चल रहे हैं तानाशाही के खिलाफ, तानाशाह को हटाने के खिलाफ। लोग समझने लगे हैं भारत में भी तानाशाह है कोई, या भारत में भी तानाशाही का ही शासन है, इसलिए वहां की जनता भी आंदोलन कर रही है। लोग उन 5 देशों में 6वां देश भारत को भी गिन रहे हैं कि भारत की भी जनता अब सड़क पे है।
इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा, मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करूंगा जो इस आंदोलन में शामिल हैं, मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करूंगा जो इस अनशन में शामिल हैं, मैं उन तमाम युवाओं से निवेदन करूंगा जो वास्तव में देश से भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, मैं उन तमाम बुजुर्गों से, उन तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हिंदुस्तान की आन, मान और शान के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें देश की लाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बचाना होगा, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। उसके बाद हम ऐसा हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं जिससे देश से भ्रष्टाचार मिट सके। लेकिन हम अपने किसी आंदोलन की वजह से, हम अपने किसी अनशन की वजह से, हम अपनी किसी सोच की वजह से, हम अपनी किसी हट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गरिमा को ना मिटाएं, तो ये देश के लिए, उन वीर जवानों के लिए, उन शहीदों के लिए जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया है, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।